सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ रहे होंगे। और आपका नया पैटर्न आएगा नहीं आएगा, बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ईजी रहेगा पेपर या टफ रहेगा, प्रीवियस ईयर से पेपर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन या नहीं पूछे जाएंगे, सीईटी का क्या होगा क्या नहीं होगा, नए वेंडर कौन है, पुराना कौन था, नया वेंडर आया क्यों, ये सारे बदलाव क्यों हुए हैं, क्या हुआ है, हर एक जानकारी ऑथेंटिक तरीके से आप तक दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरे भाई टाटा टीसीएस, ये टीसीएस जो होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको बोल दिया गया है टाटा। अब से ये आपके पेपर नहीं बनाएगा। दरअसल मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात। 2015 तक का जो पेपर था वो ऑफलाइन मोड में हुआ करता था एसएससी का, लेकिन 2016 का जब पेपर था उस टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम को इंट्रोड्यूस करा गया एसएससी एग्जाम्स में। 16 के एग्जाम्स जो ऑनलाइन हुए थे वो बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से हुए। बहुत जगह पे आया कि कहीं पेपर लीक है या इधर उधर की बातें, लेकिन जब 2017 के पेपर आपके हुए, खास करके सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बड़े लेवल पे ऐसी चीजें रही, बहुत आंदोलन किया, बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग भी रही, एक शिफ्ट का पेपर भी कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ। और अल्टीमेटली जब सारी चीजों के बारे में पता चला तो पता ये निकला कि जो उस टाइम का वेंडर था, और वो वेंडर हुआ करता था सिफी, सिफी उस टाइम पे वेंडर था, सिफी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा था उसकी वजह से ये सारी चीजें खराब हुई। वहां पे प्रोटेस्ट में हम भी शामिल थे। अब रिसेंटली मार्च में ही हुआ था, तो रिसेंटली फेसबुक पे भी मेमोरीज आ रही थी, 6 इयर्स एगो वाली मेमोरीज थी वो सारी की सारी। तो वहां 6 इयर्स वाली, तो वहां पे हम देख रहे थे कि हम उस टाइम पे ये डिमांड रखी थी, उस टाइम की ये डिमांड थी, क्योंकि उस टाइम पे भी आईबीपीएस का जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट कराता था। तो टीसीएस के लिए डिमांड रखी गई थी हम सबके द्वारा कि टीसीएस हमारा एसएससी का वेंडर होना चाहिए। एसएससी ने उस टाइम पे उस डिमांड को माना, सुना और टीसीएस वेंडर बना। और तब से लेके अब तक आपके सारे एग्जाम्स टीसीएस करा रहा था। इसलिए आप अक्सर देखोगे सारी किताबों पे आपको लिखा मिलेगा टीसीएस क्वेश्चंस, टीसीएस क्वेश्चंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंडर होता था एसएससी में उसके दो मेन रोल रहते हैं। दो क्या, सारा का सारा रोल कहें उसका ही रहता है। क्वेश्चन पेपर वह बनाएगा, सेंटर आपके वही देता है, सेंटर पे क्या सिस्टम लग रहे हैं सारा का सारा चीजें वही देखता है, सारे सॉफ्टवेयर्स उसके हैं, उस जो निगरानी के लिए लोग वहां पे रह रहे होते हैं वो सारी चीजें खुद टीसीएस की है। यानी कि हर एक चीज आपके टीसीएस के द्वारा ही की जा रही है। आदमी भी टीसीएस के, सॉफ्टवेयर भी टीसीएस का, क्वेश्चन भी टीसीएस के, सिस्टम भी टीसीएस के, और आपकी जो जगह है वो भी टीसीएस की। यानी कि एसएससी सिर्फ और सिर्फ एक कमीशन है, बाकी सब हमारा टीसीएस संभाल रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि एग्जाम्स में बहुत सारी ऐसे ऊंच नीच हो रही थी। कहीं पे पेपर बहुत आसान आ गया, कहीं पे पेपर कुछ लेवल का आ गया, कट ऑफ 153 160 तक जा रही है। एसएससी ने डिसाइड करा कि क्यों ना अपने एग्जाम को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए इन सारे काम को बांट दिया जाए। टीसीएस बहुत अच्छे से एक काम कर पा रहा है, क्वेश्चन के लेवल में टीसीएस में खराबी रही। क्वेश्चन अभी हमने देखे, रिसेंटली हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट को देखना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है कि गलत है, जो कि वहां तक जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको लिमिटेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो सही बनने चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें हुई तो यहां से एक नीड, पर ये चीजों से पहले से ही ये चल रहा था, ये तो कोर्ट केस अब सुनने में आया, लेकिन बहुत सारी चीजें पहले भी चली। क्वेश्चंस का लेवल खराब था या बहुत सारी चीजें रही। एसएससी को नीड लगी कि एक काम करते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग हम वेंडर रख लेते हैं, जिससे कि एक ही वेंडर पे इतना ज्यादा बर्डन ना रहे। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। टाटा टीसीएस, टीसीएस को बाय बोला गया और टीसीएस से कहा गया कि आपने सबसे बेहतरीन काम एक करा है कि इतने साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लीक होने की कोई मेजर न्यूज नहीं आई ऑनलाइन एग्जाम्स में, तो आप वही काम कीजिए कि आप हमारे पेपर को कंडक्ट कराइए। एसएससी ने फिर लगभग 4 जगह पे इन काम को बांटा। वो 4 काम कौन से हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यू वेंडर्स कौन से हैं, पेपर बनाने के लिए 3 वेंडर सेलेक्ट करें कि 3 वेंडर होने चाहिए या एक ही होगा। आखिरकार ये क्या है? काफी सारे लोगों ने इस पर गलत जानकारी आप सभी लोगों को दे रखी है, ईमानदारी से बहुत सारी गलत जानकारी आपको मिल रखी है। तो हर एक चीज को ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सबसे पहले भाई बात करेंगे हम कि जो वर्क एलोकेशन का मेथड है वो एसएससी ने जो एक आपका पूरी पीडीएफ निकाली थी बड़ी सी, उसमें ही ये दे रखा था कि एसएससी सेल एलोकेट वर्क टू एनी वन और मोर इम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी कि एसएससी ये काम एक या एक से अधिक को दे सकता है।
दूसरी चीज एसएससी ने ये कहा था, एसएससी इंटेंट्स, यानी कि एसएससी की इंटेंशन ये है टू एलोकेट करने की वर्क टू 3, यानी कि 3 सर्विस प्रोवाइडर्स को वर्क एलोकेट करने की बात एसएससी पहले ही बोल चुका है। एट अ सिंगल इंस्टेंस, यानी कि एक बार में 3 लोगों को वो काम देगा। और फिर ये कहा है फॉर अ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, यानी एक एग्जाम के लिए 3 लोगों को काम देगा। हाउएवर एसएससी में एलोकेट वर्क टू एनी वन और मोर इंपैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। लेकिन यह भी कहा गया है कि एसएससी चाहे तो 1 को दे सकता है, या 2 को दे सकता है, या 3 को, यानी अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनों को दे। यानी कि अगर ये लोग, जो जैसे आपने बातें सुनी है ना कि भाई एसएससी जो है 3 वेंडर में से अभी 1 को फाइनल करेगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं, उसके चांसेस ज्यादा हैं, वैसा नहीं है। तीनों के तीनों ये जो वेंडर हुए हैं, ये तीनों फाइनल हुए हैं एग्जाम बनाने के लिए। वो कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो CAA यानी कि कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी, ऑथर करना यानी कंटेंट बनाने वाली जो एजेंसी है, उसके लिए 3 आपके वेंडर फाइनल हुए। C&K मैनेजमेंट लिमिटेड है, कर्नाटका बेस्ड आई गेस कंपनी है ये। उसके अलावा मेटा आई टेक्नोलॉजीज है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस है, ये फाइनल हुए हैं। मेटा का इसमें काफी सारा पहले से भी इन चीजों में रहा है। मेटा ने 40 से ज्यादा एग्जाम बड़े लेवल के कराए हैं, यानी कि हाई स्टेक एग्जाम्स करा चुका है मेटा, इतने सारे। ऐसा क्यों है, आपको एक बात जाननी होगी। एसएससी ने जब वेंडर के लिए ये जो निकाला था, उसमें एक चीज बड़े क्लियर शब्दों में लिखी थी कि जो भी हमारा वेंडर होगा वो कोई नया पर्सन नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आए और उठ के बोल दे कि भाई मैं बना देता हूं पेपर तुम्हारे लिए, वैसा नहीं है। पहली बात तो कोचिंग वाले नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस पर्सन नहीं होना चाहिए जिसका मतलब उस टाइप से चीजें नहीं हो कि कल को पेपर ही मतलब लीक होने लग जाए। तो एसएससी ने वो लोग लिए जो पहले से इस काम में थे। कहा कि कम से कम 3 साल पिछले आपने पेपर बनाए हो सरकारी एजेंसियों के लिए, कम से कम आपने सरकार के लिए 3 एग्जाम बनाए हो, और 3 ऐसे एग्जाम गिने जाएंगे जिनमें कम से कम क्वेश्चन बैंक आपकी 1000 क्वेश्चंस की रही हो, यानी कि 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए हो 3 बार आपने मिनिमम। पिछले 5 साल मतलब 2023 से अगर देखा जाए तो 2023 से पिछले 5 साल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि लगभग 2018 में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई नई कंपनी नहीं हो सकती है। उसके अलावा पिछले 3 साल में लगातार आप काम करते आ रहे हो, क्वेश्चंस बनाते आ रहे हो, तभी आपको मिलेगा। उसके बाद में हर चीज के कुछ पॉइंट्स रखे थे, और ये C&K मैनेजमेंट, मेटा और इंटीग्रेटेड लर्निंग, इन तीनों को इन्होंने फाइनल कराया। अब क्या प्रोसीजर एसएससी का जो अब तक समझ आया है, इन तीनों से ही क्वेश्चंस बनवाए जाएंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि इन तीनों से क्वेश्चंस बनवाए एसएससी, और इसके बाद में तीनों से क्वेश्चंस बनवाने के बाद में फाइनल करें कि भाई हम इस वाले का क्वेश्चंस यूज करेंगे। या हो सकता है तीनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस इसके कुछ क्वेश्चंस इसके, ऐसे कर सकता है। डिफिकल्टी लेवल देख के वो डिसाइड करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे मेजर एग्जाम्स हैं CGL, CHSL, CPO, उनका किसी एक को पकड़ा दिया। उसके अलावा जो साइड एग्जाम्स हैं उसके लिए कोई और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है। अब वो एसएससी पे डिपेंड करता है, 1 से बनवाएगा, 3 से बनवाएगा, लेकिन तीनों ही अब से इंपैनल्ड माने जाएंगे। यानी कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका सीजीएल का जो पेपर बनाया है वो सीके ने बनाया है, मेटा ने बनाया है, या इंटीग्रेटेड लर्निंग ने बनाया है। जिससे कि एक तो ये रहेगा कि थोड़ा सा जैसे टीसीएस का पहले से पता होता है तो लोग वही टीसीएस के क्वेश्चंस लाओ, टीसीएस के क्वेश्चंस लाओ। या फिर एक लेवल पे लीक होने का भी डर रहता है, किसी का रिश्तेदार टीसीएस में, किसी का कोई कहीं है। आदमी एटलीस्ट कोशिश तो करता है, होता नहीं है लीक, लेकिन कोशिश तो करता है। यहाँ 3-3 हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा और धुंधलापन आ जाएगा कि हाँ भाई क्लियर नहीं है कि तीनों में से कौन सा बना रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर करके, जैसे अभी आईबी का एग्जाम हुआ, आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, आपका एलआईसी का एग्जाम होता है, क्या आपको पता है उनके वेंडर कौन है? नहीं पता होता। सिर्फ आप पाओगे कि आईबीपीएस का वेंडर पता होता है लोगों को, DSSB का एक हद तक पता होता है, और एसएससी का पता होता है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि बाकी सब प्राइवेसी रखते हैं, और वो इसलिए रखते हैं जिससे कि पेपर के लीक होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों है भाई, एक नहीं तीनों है। इन तीनों में से कोई एक फाइनल नहीं होने वाला है, ये तीनों फाइनल है। ये तीनों कैसे फाइनल है, ये देखो, ये था इंपैनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का इंपैनलमेंट होगा किसके लिए? कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी CAA के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें से किस किस को किया है, यहां पे दे रखा है, देखो। इसको पहले वाले को रिजेक्ट कर दिया है, C&K मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करा है, इसके बाद में इसको रिजेक्ट किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, और बाकी 2 को रिजेक्ट किया है। आप पाओगे कि 3 को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये तीनों ही अब से इंपैनल्ड है। तीनों में से कोई भी आपके पेपर बना सकता है, वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक दूसरा टेंडर भी था, टेंडर टोटल आपके 4 थे। दूसरा टेंडर था
सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि जो एग्जाम होगा वहां पे मॉनिटर करने का, जो कि अब तक टीसीएस वाले लोग ही करते थे, उसको मॉनिटर करने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम यह है अंडरस्टैंड यंग एलएलपी। यानी कि इनका काम सिर्फ यह है कि वो एग्जाम को मॉनिटर करेंगे। यानी कि अब आप देखोगे क्या, एग्जाम बनाएगा कोई और, पेपर किसी और ने क्रिएट करा, उसको मॉनिटर कोई और कर रहा है। आप देखोगे सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट ईएमयू फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि सेंटर पे पूरा जो मॉनिटरिंग होगी वो ये वाली कंपनी देखेगी। इसके अलावा भी भाई आपका टेंडर था, एक था सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ये था एग्जैक्टली अगर बताऊं तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यानी एसपी फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर कंटेंट अथॉरिटिंग टूल, यानी कि जो पर्सन आपका कंटेंट बनाने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, उनको सॉफ्टवेयर्स की भी जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी पे लिख के भेज देंगे कि ये लीजिए जी, या फिर वर्ड फाइल बना के भेज देंगे कि ये लीजिए जी, नहीं जी। यानी कि यहां पे इन लोगों को जो कंटेंट बना रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रही है एक कंपनी, वहां पे एक डिफरेंट पर्सन होगा जिसका सॉफ्टवेयर यूज होगा, क्योंकि जो खुद का कंटेंट दे रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर वाला है, उन सॉफ्टवेयर में इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन वो अपना यूज करेंगे जिससे कि कंटेंट के लीक होने के चांसेस कम हो, यानी कि ये भी काम अलग से दे दिया है। तो इसका जो मेजर रोल है वो है असिस्ट करना, जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर और टेक्निकल चीजों में असिस्टेंस इनको देनी है, सपोर्ट करना है, इसका ये मेजर रोल है। अब इससे बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज और आ रही होगी, क्या सर पैट इससे जो एसएससी जैसे क्वेश्चन आते थे, जो इंटरफेस था, क्या वो बदल जाएगा? मेरे भाई इंटरफेस नहीं बदलेगा, बहुत ना के बराबर चांस है कि इंटरफेस बदले। इंटरफेस आपका वैसा ही वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वो है जहां से क्वेश्चंस एसएससी तक आएंगे। एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो आज भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है? तो ध्यान देंगे टीसीएस वाले फॉर्मेट पे ही आपका रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं आने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने दो बिड थी, एक को एडमिट नहीं किया गया है, एक को एक्सेप्ट कर दिया गया है। सो क्यूबेसन आपका बना दिया गया, कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपका सॉफ्टवेयर में असिस्ट करेगा, ठीक है? इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी फॉर एसएससी। अब ये चौथी जो चीज थी, ये क्या था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी फॉर एसएससी। अब ये वो प्रोवाइडर चाहिए जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट कराएगा, और इसके लिए जो फाइनल करे हैं, एक आपका ये रिजेक्ट है, ये एक्सेप्ट किया है, ये है एडुक्विटी आपका कैरियर करके, एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, यानी कि अब आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी दो हैं। अब आप ये मत समझना इनमें से एक फाइनल होगा, नहीं, ये हो चुके हैं फाइनल, ये फाइनल है मेरे भाई, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये दो क्यों फाइनल कर रहे हैं? देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है एसएससी के सामने। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए एक एग्जाम बड़ा ऑलरेडी चल रहा है सीजीएल का, और टीसीएस पूरे तरीके से सीजीएल के एग्जाम को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके बिजी है, लेकिन उसी बीच एक छोटा एग्जाम भी कराना है। मान लीजिए तभी एसएससी आईएमडी का एग्जाम कराना है, या आपका मान लीजिए कोई हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल का पेपर कराना है जो छोटे लेवल पे है, तो उसको कौन करा सकता है? चाहे तो एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज करा सकता है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए एसएससी चाहे कि यार ये नॉर्मलाइजेशन बड़ी दिक्कत दे रहा है, इतनी इतनी शिफ्ट में पेपर हो रहा है, शिफ्ट कम करते हैं, तो कुछ सेंटर ये इनके बन जाएंगे एडुकेटी कैरियर वालों के, और कुछ टीसीएस के बन सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इट्स अप टू एसएससी, एसएससी पे डिपेंड करता है कि एसएससी किस प्रकार से अब इनको यूज करेगा। बट यस, दोनों ही फाइनल है, इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है, दोनों फाइनल है आपके। हो सकता है कुछ एग्जाम्स ये कराए, हो सकता है कुछ एग्जाम्स ये कराए, दोनों आपके हैं। टीसीएस बहुत बड़ा है, तो बड़े एग्जाम्स को नॉर्मली टीसीएस ही हैंडल करने वाला है। इसके अलावा भाई इस एग्जाम्स इन जो वेंडर्स हैं इनके द्वारा कौन से कंडक्ट कराए गए हैं। मेरे भाई एक चीज बहुत सिंपल सी समझिएगा, मैंने अभी भी बताया था कि सिर्फ एसएससी हो गया या फिर आपका लाइक आईबीपीएस हो गया, ये लोग अपने वेंडर को डिस्क्लोज करते हैं, बाकी हर जगह प्राइवेसी रखी जाती है। इसीलिए आप चाह के भी पता नहीं लगा सकते हैं कि इन वेंडर्स ने प्रीवियस ईयर में कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, थोड़ी सी अगर रिसर्च करें तो यहाँ पे जो बिडर था उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रखी थी। क्या क्या थी? एक तो ये कहा था कि एटलीस्ट 3 years और मोर इन द फील्ड ऑफ क्वेश्चन बैंक,
और अगर 3 साल हुए हैं तो नंबर मिलेंगे 3, और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो नंबर मिलेंगे 4, और 10 साल से ऊपर का है तो नंबर मिलेंगे 5। ऐसे ही बिडर को क्या होना चाहिए, 3 प्रोजेक्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज या डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, और ओनली वो प्रोजेक्ट कंसीडर करे जाएंगे दे हैव गिवन मोर देन 1000 क्वेश्चंस, वही कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि ये नए नहीं है, यानी कि अब आप अगर आपको ये जानना है कि इन्होंने कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराए, अब देखो भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्स नहीं कराए जाते हैं, सिंपल सी बात है। आपका जैसे अभी आईबी का एग्जाम हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया था, हो सकता है कि उनमें से किसी एक वेंडर ने वो एग्जाम कराया हो। इसके अलावा आपके छोटे छोटे और भी एग्जाम्स होते रहते हैं बहुत, जैसे सीडीएस का, खैर वो तो यूपीएससी करा रहा है, लेकिन यूपीएससी में भी जरूरी नहीं है कि यूपीएससी खुद पेपर बनाता हो, पेपर हो सकता है यूपीएससी के निर्देश पर बनाए जाते हो, और वेंडर बनाता हो तो हो सकता है वहां से कोई वेंडर हो। यानी कि छोटे छोटे एग्जाम्स जितने भी साइड एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी DSSB का ये पेपर होना है, उसके एग्जाम्स आप देख सकते हैं। डीएसएसबी का एएसओ का पेपर हुआ था, वो आप देख सकते हैं। अभी एक एसओ CSIR का हुआ था शायद, एएसओ का पेपर, वो भी एग्जाम किसी ने कराया था। आप देखोगे कि इन वेंडर्स के एग्जाम चेक कर लीजिए। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि कोई भी वेंडर हो, किसी ने भी कंडक्ट कराया हो, अल्टीमेटली आपको एक चीज देखनी होती है, हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी का पहला कदम ये होता है कि अपना सिलेबस देखिए। छोड़िए कि पास्ट में क्या आया है, पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस के हिसाब से ही पास्ट में पूछा गया था, सिलेबस के हिसाब से ही प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, और सिलेबस के हिसाब से ही फ्यूचर में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने आने वाली है। लेकिन फिर भी क्या पैटर्न भी बदलेगा, क्या सीईटी आएगा? मेरे भाई सीईटी तो सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार जब नई बनेगी उसके बाद में विचार दोबारा से होंगे, उनके बाद में चीजें चलेंगी। सीईटी को फिलहाल के लिए भूल जाइए, एकदम मान लीजिए कि ये बेवफा की तरह निकल गया है, इसका कोई मतलब अभी नहीं है। क्या पैटर्न भी बदलेगा? भाई साहब वेंडर चेंज हुआ है, और वेंडर पैटर्न को डिसाइड नहीं करता, पैटर्न को डिसाइड करता है एसएससी, और एसएससी तो अभी भी वही है, इसीलिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े या नहीं पढ़े, मेरे भाई एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या? अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर रटने थोड़े ना होते हैं। एक बात बताइएगा, जैसे ये वोकैब संजीवनी हमारी किताब है, इसमें हम कहते हैं कि 16,000 प्लस वर्ड्स हैं, क्या सारे वही हैं जो टीसीएस पूछेगा या टीसीएस ने पूछे? मेरे भाई वेरियस एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, यही वो कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम तो एग्जैक्ट कॉपी इसीलिए एग्जाम की मारी भी नहीं है हमारी। जैसे वोकैब संजीवनी है, अगर आप इसमें सिनोनिम का सेक्शन देखो तो जैसे हार्डशिप दे दिया, ये नाउन है, अब इसके जो पहला सिनोनिम है ये वो है जो टीसीएस का आंसर था, लेकिन इसके आगे जो 4-5 सिनोनिम लिखे हुए हैं वो है जिनके आने की संभावना है, चाहे वो टीसीएस पेपर बनाए, चाहे वो आपका जितने नए वेंडर्स आए हैं वो पेपर बनाए, कोई भी बनाए, काम तो यही आएगी। अब अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? दूसरी बात मेरे भाई, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या आप, जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो क्या हम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाते हैं, ये देखो जी ये टीसीएस ने पूछा है, ये पढ़ लो, ये टीसीएस ने पूछा, ये नहीं। पहले हम पढ़ाते हैं कि ये देखिए जी ये प्रोनाउन चैप्टर है, ये प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और पर्सनल प्रोनाउन के ये कॉन्सेप्ट्स पे ये आपकी एक बड़ी सी प्रैक्टिस सीट है, हम तो काफी बड़ी प्रैक्टिस सीट भी दे रहे होते हैं उसमें। तो सारी चीजें अगर हमने दे दी हैं, सारी प्रैक्टिस सीट्स हमने दे दी हैं, उसके बाद में अब आप ये देख लीजिए कि इससे पिछले 3 साल में क्या क्या पूछा गया है। लास्ट में हम टीसीएस की एक प्रैक्टिस सीट दे रहे होते हैं, सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि टीसीएस नहीं पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है सिलेबस, हमें पढ़ाना है चीजों को अच्छे से, ऑब्वियस सी बात है। और भाई जो जो टीसीएस सिर्फ टीसीएस पढ़ा रहे हैं उनको बेशक साइड कर दीजिए, अल्टीमेटली आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज आपको पढ़ाने से, पढ़ने से मिलती है। तो भाई प्रीवियस ईयर की अभी भी वैल्यू है, कहां पे वैल्यू है ये समझना। आपने मान लीजिए नाउन के क्वेश्चंस, आपने पूरे नाउन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, नाउन पूरा आपने ढंग से पढ़ा, इसके बाद में नाउन की क्लासरूम प्रैक्टिस सीट आपने कर ली, जो कि मैं टीसीएस बेस्ड नहीं रखता हूं। उसके बाद में जब सब पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस कहीं से तो करोगे, कहां से लाओगे नए नए क्वेश्चन? ये रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ ये कर सकते हैं, सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर ना करके पहले एसएससी के प्रीवियस ईयर कर लो, उसके बाद में जो थोड़े से साइड एग्जाम्स हैं, जैसे मान लीजिएगा एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ऐसे ही मान लो सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है,
जब दोनों ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, एसएससी के निपटा दिए, अब सीडीएस के भी निपटा लो, क्या दिक्कत है उसमें? कहां से प्रोवाइड होंगे? आपका भाई आपके साथ है, करेगा आपके लिए प्रोवाइड, चिंता ना करें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भाई पढ़ने हैं, इनको फेंकना नहीं है, ये सब काम आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खूब पढ़ो ढंग से। ठीक है, इजी आएगा या टफ आएगा, कैसा होगा? मेरे भाई वेंडर ये नहीं डिसाइड करता कि पेपर इजी होगा या टफ होगा। मैं आपको दिखाता हूं, एसएससी ने जहां पर ये जब टेंडर निकाला उसी में ये बात रखी कि जो जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। एसएससी ने जो बातें कही है मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं। पहले कहा कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यानी कि लीक नहीं करने हैं। दूसरा कहा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए सीएचएसएल के लिए 12वीं है, एमटीएस के लिए 10वीं है, ग्रेजुएशन है, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए ग्रेजुएशन है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसका लेवल और कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय द कमीशन, यानी कि आप ऐसा नहीं कि जो वेंडर है वो खुद डिसाइड कर ले, नहीं, एसएससी डिसाइड करके बताएगा कि भाई इस लेवल की चाहिए। दूसरा कहा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है सेल अलाइन विथ एसएससी टू फ्रीज ऑन द सब्जेक्ट मैटर, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एसएससी के साथ अलाइन करे, बातें करे, और वो ये वाला पूरा ये सब्जेक्ट मैटर है इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है, जैसे इंग्लिश में वो कहते हैं भाई नाउन लेंगे, हम ये लेंगे, हम सिंथेसिस से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो क्या क्या चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये एसएससी और वो दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे, एसएससी का ही डिसीजन अंतिम होगा। तो जैसे एसएससी पहले बनवा रहा था वैसे ही अब बनवाएगा। तीसरी, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन शैल बी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कहा है कि लगातार बनाने, ऐसा नहीं कि पेपर आ रहा है तब बना रहे हो बाकी टाइम बैठ के मौज ले रहे हो, नहीं भाई, लगातार बनाने हैं। उसके अलावा कहा है कि एक्सपर्ट्स होने चाहिए। एक चीज और जो कही गई है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई वो सारे के सारे इंग्लिश में बनाए जाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करे जाएंगे, ओरिजिनली क्वेश्चन इंग्लिश में बनाया जाता है। कंटेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये बता रखा है। क्वेश्चन शैल बी क्रिएटेड बाय ऑथराइज्ड एक्सपर्ट्स, पहले एक्सपर्ट बनाएंगे, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होगी, फिर उन एक्सपर्ट से ऊपर के लेवल का पर्सन जो है वो उनको फाइनल करेगा। ये सारी चीजें कही गई हैं, ट्रांसलेशन हिंदी में होगा, इवेल्युएशन होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये सब वही नॉर्मल चीजें बताई गई हैं। पेपर टफ होगा या आसान होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं नए कॉन्सेप्ट आएंगे। जैसे एसएससी अब तक क्या करता था, टीसीएस अब तक क्या करता था, भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछना है और सीजीएल वाले पूछ रहे हैं क्या एसएससी के क्वेश्चन में, सी डोंट नो। अरे मेरे भाई सी डोंट नो सबको पता है, ये कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसके लिए एक बड़ा सा 3 लाइन का सेंटेंस दे दें। सब्जेक्ट को इस तरीके से दे दें कि प्रेपोजिशन के सारे या क्लॉजेस के सारे रिलेटिव क्लॉज लगा के सब्जेक्ट को और वर्ब को दूर कर दिया। पेपर में चीजें वही हैं, बस उनके पूछने का तरीका बदल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एसएससी को कट ऑफ को नीचे लाना ही पड़ेगा। अगर कट ऑफ ऐसे ही बढ़ती रही तो 170 पहुंच जाएगी, फिर तो एसएससी पे सीधे ये कहेंगे चोर है, सब लोग ऐसे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 170 कट ऑफ कोई लॉजिकल थोड़ी ना होती है, अभी भी 150 गई है पिछले टाइम पे, तो इसीलिए चांसेस हैं कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको अभी रिसेंटली आईबी की ई बुक दी थी, अब वो कीजिए सॉल्व ढंग से। इसके अलावा हमने आपको आईबी की ई बुक के अलावा DSSB की ई बुक आपको बहुत जल्दी हम देने वाले हैं। इसके अलावा आपको DSSB का जो अभी DDA ASO का जो आपका पेपर हुआ था, DDA की ई बुक हम दे देंगे, CDS के क्वेश्चंस के लिए, और ये सारी चीजें हमने फ्री दी है भाई। मैं यहाँ पे आके एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रखना है हर कंडीशन के लिए, हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रखना है, इसका मतलब है सिंपल सी बात यह है कि आप सभी लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी लगा लेने चाहिए। कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूं कौन सा है, ये है वोकैब वंडर्स इंग्लिश बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, तीनों टेलीग्राम है। ठीक है, उनको जरूर आप सभी लोग मतलब फॉलो कर लें, टेलीग्राम को वहीं पे मिलेगा। बाकी भाई वोकैब संजीवनी क्या अब रेलेवेंट नहीं रहेगी? रहेगी यार, ऑब्वियसली रहेगी। वोकैब संजीवनी से बाहर अब भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछ शर्त लगा लो मेरे से अभी भी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या आप क्रांति नहीं पढ़े? पढ़ो भाई, क्रांति ही पढ़ो, क्रांति से ही क्वेश्चन आएंगे अभी भी। ठीक है, सीपीओ के लिए सीपीओ वॉरियर छोड़ दें, क्यों छोड़नी है? यही चीजें आएंगी, कुछ अलग नहीं आएगा। क्या सर आप बैच नए होंगे? मेरे भाई जो बैच अब तक था, हम टीसीएस थोड़ी ना पढ़ा रहे थे, हम इंग्लिश स्पेशल पढ़ा रहे थे। इंग्लिश स्पेशल का मतलब ही होता है
चाहे आप आईबी का पेपर दे रहे हो, आप DSSB का पेपर दे रहे हो, आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, आप बैंक का पेपर दे रहे हो, इसमें सब पहले से था। जब सब पहले से था तो हर वेंडर का पहले से था, तो ये बैच अभी भी उतना ही लॉजिकल है जितना पहले था। तो आप सभी लोगों के, मैंने उम्मीद है कि सारे डाउट्स क्लियर कर दे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे भाई। और कोई भी डाउट अगर आपका है तो अगली वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। OTR SSC की नई वेबसाइट, उन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस आपको दे चुका हूं, वो सब आपकी वीडियोस रैंकर्स गुरुकुल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये कब से नया पैटर्न लागू होगा, तो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा SSC फेज 12 का, उसमें ही देख के पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, किस प्रकार का पेपर आने वाला है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।